हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना चौधरी आपको कार्बनिक रसायन में हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंतर्गत जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उसकी मैकेनिज़्म डिस्कस कर रही थी, जिसमें हमने सबसे पहले SN1 रिएक्शन लिया था कि किस प्रकार से SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। पहले एल्काइल हैलाइड अणु का धीरे धीरे आयनाइजेशन होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और सेकेंड स्टेप जो होती है वो नाभिक स्नेही से संयुक्त होकर प्रतिस्थापन उत्पाद बनता है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप से जो हमारे पास में कार्बोकैटायन बना है वो हमारा इस प्रकार का है। और फिर जो OH का उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कि OH जो है, जो हैलाइड आयन गया है उसके स्थान पर वह अपना लेता है और टर्शियरी अल्कोहल का निर्माण करता है। तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, जैसा कि इसमें हमने लिखा भी है। तो ये रिएक्शन फास्ट होती है, फास्ट स्टेप है। और इससे जो पूर्व वाला स्टेप था जिसमें कि कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा था वो स्लो स्टेप था, और वो उसमें आप देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड से केवल कार्बोकैटायन बन रहा था। तो उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन जो निर्धारित कर रहा है, किसी अभिक्रिया का वेग को जो निर्धारित करने वाला पद होता है, उसमें जितने अभिकारक भाग लेते हैं वही उसकी जो है मॉलिक्युलरिटी कहलाता है। और मॉलिक्युलरिटी और उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें उसका दोनों का मान 1 है, इसीलिए SN1 लिखा जाता है, मतलब कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए आप इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि कार्बोकैटायन जो फॉर्म किया है उसके ऊपर तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, मतलब कि ट्रायगोनल जो है इसकी सिमेट्री है। और ट्रायगोनल सिमेट्री होने के कारण से, ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री होने के कारण से जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो दोनों तरफ हो सकता है, और यही कारण है कि इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं और 50-50% बनते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट का। तो एक बार वापस से इसे समराइज़ करती हूँ मैं SN1 रिएक्शन को, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निर्भर करती है हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड पर निर्भर करता है। दूसरी बात है कि सॉल्वेंट भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रिएक्शन या अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो जो सॉल्वेंट है वो उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 2 तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, और 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में इंटरमीडिएट बनता है जो है हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन जो है वो हमारी इंटरमीडिएट पोजीशन है, और जिस पर कि जो OH है वो अटैक करता है। तो अटैकिंग स्पीशीज़ जो है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करती है। तो ये इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जो रिएक्शन है उसमें जो एल्काइल हैलाइड है, मतलब कि रिएक्टेंट है, उसकी एनर्जी और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी में अंतर है। और चूंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, इसका मतलब कि जो अभिक्रिया है वो अग्र अभिक्रिया होगी, स्वतः हो रही है और अग्र अभिक्रिया है। तो ये आपको रिएक्शन जो है स्थायित्व की तरफ जा रही है। तीसरा जो पॉइंट है कि जो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है, मतलब कि जो समूह निकल रहा है
जैसा कि हमारे इस केस में जो हैलाइड आयन है वो है लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है और यही कारण है कि जो आर आई है उसका सबसे वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे अधिक होता है एज़ कंपेयर टू आर एफ और आर सी एल। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो हमारा एक तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का है, स्ट्रक्चर है और इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सेक्सटेड कार्बन एटम है और इसमें जो अटैक है वो आइदर साइड किसी भी साइड से हो सकता है और यही कारण है कि इसमें हमें 2 इनेंशियोमर प्राप्त होते हैं जो कि 50-50% होते हैं और यही कारण और अर्थात कि हमें रेसिमिक मिक्सचर जो है वो प्राप्त होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि जो कार्बोकैटायन हमें प्राप्त हो रहा है वो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। इसीलिए रिएक्शन किस प्रकार की है, स्लो स्टेप है, SN1 रिएक्शन है और जो स्लो स्टेप है उसमें केवल जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इसीलिए इसे यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई कि इसको क्यों यूनिमॉलिकुलर कहा जाता है और दूसरा कि जो इसमें उत्पाद हमें रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन से ही प्रभावित होती है। तो ये सब चीज़ें आपके SN1 रिएक्शन को बताती हैं। अब हम आते हैं कि दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन है वो है आपकी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हमने ये तो कह दिया कि अभिक्रिया का वेग जो अभिकारक है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अभिकारक की प्रकृति या एल्काइल हैलाइड की प्रकृति उसको किस प्रकार से प्रभावित करेगी वो हम इसमें देखते हैं कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है उसकी जो मैकेनिज़्म है वो किस प्रकार की होगी और प्राइमरी की किस प्रकार की होगी। तो देखिए हमारे इसके फर्स्ट स्टेप में बना था कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन यदि टर्शरी का कार्बोकेटायन बनता है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं तो इसके साथ में ये प्राइमरी का है और ये हमारा टर्शरी का है। तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन बना है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो उसके साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, वो इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ मात्रा में न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। मतलब कि जो आवेश है उसका मान कम हो जाता है। यद्यपि पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है परंतु जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा कार्बन की तरफ शिफ्ट होने से इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें वो कमी हो जाती है। तो जो स्थायित्व जो कार्बोकेटायन बनेगा इस एल्काइल हैलाइड से, टर्शरी एल्काइल हैलाइड से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो अधिक स्थायी होगा एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज़ कंपेयर टू प्राइमरी। तो सबसे जो स्टेबिलिटी कम होगी वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की होगी, उससे अधिक टर्शरी सेकेंडरी की होगी और उससे अधिक टर्शरी एल्काइल हैलाइड की होगी रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इनसे बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो टर्शरी का सबसे अधिक स्टेबल है, फिर सेकेंडरी का है और फिर प्राइमरी का है। तो इस प्रकार से जो स्टेबिलिटी है वो प्रभावित होती है क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें कार्बोकेटायन बनता है और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है मीथाइल ग्रुप की। तो इस प्रकार से जो है आज हमने SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करा। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो
मिथाइल है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किस पर निर्भर कर रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो ग्रुप्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों ही उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर दूसरी तरह की जो मैकेनिज़्म है वो है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि अभिक्रिया का जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें अभिकारक के साथ साथ, अभिकारक दो हो गए यहाँ, रिएक्टेंट दो हो गए, एक तो जो अटैकिंग स्पीशीज़ है और एक जो रिएक्टेंट है, वो दोनों ही जो हैं वो हमारे अभिकारक हो गए। तो ये दोनों ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म है उस पर होगा। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट ईयर से लेकर पीजी तक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा अच्छे से घर पे भी पढ़ें और उसे रिवाइज़ कर लें, जिससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। प्रथम वर्ष में ही आपको जो है इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोमोलिकुलर डिस्कस करेंगे।